हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपक मेटकर ईस्ट अपाची लर्निंग यूट्यूब चैनल से। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब तक हम लोगों ने 9 पेज तक का पूरा स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 10। आप भी आपकी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर 10 को आप निकालिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं हर फार्मिंग के लिए, उसमें अब एक जो नया प्रैक्टिस है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। बूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. बूजो और पहेली दोनों एक जगह पे घूमने गए, नियर बाय वीट फील्ड, पास ही के एक गेहूं के खेत में, एंड सॉ, और वहाँ पर देखा उन्होंने, देयर वेर सम अदर प्लांट्स, कि वहाँ पर कुछ अदर प्लांट्स भी हैं, किसके अलावा, गेहूं के अलावा, इन द फील्ड्स ग्रोविंग अलोंग विथ वीट प्लांट्स, गेहूं के प्लांट्स के अलावा और भी दूसरे ऐसे छोटे पौधे हैं, प्लांट्स हैं जो वहाँ पर उगे हुए थे। Have these other plants been planted purposely? बूजो अब यहाँ पर सोचने लग गए हैं। डायलॉग बॉक्स में हम पढ़ सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, क्या ये किसी खास उद्देश्य के लिए इनके साथ में बोए गए हैं। जिस तरह से हमने गेहूं की फसल को बोया है, फसल काट कर किसान उसको बेचेगा, तो ये उसने एक तरह से इनकम सोर्स के लिए और जो रिक्वायरमेंट है फूड की, उसके लिए वो उसने किए है। लेकिन जो उसके अलावा जो दूसरे पौधे उगे हैं वो तो किसान ने नहीं बोए, उनके बीज तो किसानों ने नहीं डाले, तो वो पौधे फिर क्यों आ गए। तो बूजो के मन में यहाँ पर सवाल आया है कि ये किसी खास पर्पस के लिए बोए हैं या क्या, तो वो सोच में पड़ गए हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ द क्रॉप्स। खेत जो होता है बच्चों, वहाँ पे जो मेन क्रॉप होती है उसके अलावा दूसरे कई सारे पौधे, जैसे घास हो गए, या पिछले साल जो फसल काटी थी उनके जो बीज गिरे होंगे तो वो वाले भी पौधे उग सकते हैं नए पौधों के साथ में। या कुछ बीजें जो होते हैं ट्रांसपोर्ट, आपने पढ़ा है कि सीड्स जर्मिनेशंस कैसे होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स के जरिए या बर्ड्स के जरिए या हवा के जरिए, सीड एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, तो वो भी आकर खेत में गिरती हैं। तो खेत भी क्या होता है कि ओपन होता है, तो वहाँ पे सभी चीज़ें आ सकती हैं। तो हो सकता है कि वो भी गिर गई हो, या हवा आंधी के जरिए कुछ दूसरे सीड्स उड़ के आए हों तो वो भी जर्मिनेट हो रहे हों। तो इस तरह के चांसेस होते हैं कि मेन क्रॉप के साथ में अदर जो अनडिज़ायरेबल, जिसको हमने नहीं बोया है, जो हमें नहीं चाहिए, वो वाले प्लांट्स भी वहाँ पर उग पड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, कि ये जो अनडिज़ायरेबल, जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, जो कि हमने इच्छा जिसकी नहीं की है या हम नहीं चाहते, वो प्लांट्स भी मेन क्रॉप के साथ में यदि उग जाए तो उन प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। तो बच्चों, ऐसे प्लांट्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे घरों में गमले होते हैं, उस गमलों में कई बार दूसरे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो वो प्लांट्स भी फिर हमें वहाँ से निकालने पड़ते हैं मेन प्लांट्स के साथ में अलावा। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, कि ये जो प्लांट्स उग जाते हैं मेन क्रॉप के साथ में, तो इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हमें निकालना होता है। क्यों निकालना होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो प्रोसेस होती है खेतों में, खेत तो कोई छोटा तो होता नहीं, बहुत बड़ा होता है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो इन वीड्स को, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को मैनुअली या मशीन के जरिए या कोई दवाई के जरिए इनको मारने का या निकालने का काम करता है। तो उसको बोलते हैं वीडिंग, बोलते हैं, इसको निकाल के फेंकना होता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and lights. ये वीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है फील्ड में। यदि ये वीडिंग नहीं की जाएगी तो जो अनडिज़ायरेबल प्लांट यहाँ पर
ग्रो हुआ है मेन क्रॉप के साथ में, तो वो भी क्या करेगा कि उसको भी पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको भी सनलाइट चाहिए, और उसको भी अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपराइट खड़ा करने के लिए जगह चाहिए। फिर वो ग्रो होगा, उसमें फिर फलियां लगेगी, बीज आएंगे उसमें, तो वो बीज फिर वापस क्या होंगे, वहीं पर गिरेंगे। तो आज एक पौधा हुआ है तो एक पौधे में कई सारे बीज उग सकते हैं, तो वो बीज फिर क्या होंगे, वहीं पर गिरेंगे, तो वो बीज भी आगे जाके जर्मिनेट होंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली वाटरिंग, मैन्यूरिंग और न्यूट्रिएंट्स फील्ड में दे ही रहे हैं। तो इस वजह से एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स आने वाले फ्यूचर में क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स मेन जो क्रॉप है उस क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो हमारी मेन क्रॉप होती है उनकी बदौलत ये क्रॉप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने पास में ले लेते हैं। तो हमारी जो मेन क्रॉप है उसको ये कम पड़ने लगेंगे, या उनके साथ में कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो हमारी जो फसल होगी बच्चों वो कमज़ोर होगी, या उस पर इसका अल्टीमेटली असर पड़ेगा। Thus, they affect the growth of crops। इस वजह से जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसकी जो ग्रोथ होती है उस पे इसका असर पड़ता है। अफेक्ट यानी असर पड़ना। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human being। अब ऐसे में यदि इन वीड्स को नहीं निकाले जाए तो इनके कुछ जो प्लांट्स होते हैं या इनके जो बीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं या जहरीले भी हो सकते हैं। तो जब हम इनकी कटाई करते हैं तो ये प्लांट्स भी मेन क्रॉप के साथ में कट जाते हैं हाथों से या मशीन के जरिए, और इनके जो बीज होते हैं वो हमारे सीरियल्स में आ जाते हैं, और फिर जब हम यदि उसे खाएं तो हमारे हेल्थ पर भी इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई एनिमल्स यदि इन चीज़ों को खा रहा है तो एनिमल्स भी इसका शिकार बन सकते हैं। फार्मर्स एडॉप्ट्स many ways to remove weeds and control their growth। किसान कई अलग अलग तरीके से इन वीड्स को कंट्रोल करते हैं, रिमूव करते हैं, और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं ताकि ये उग ना पाए, दोबारा से उग ना पाए। बिफोर टिलिंग, बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ज़मीन का जो टिलिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि ये प्लांट्स को अपरूट से पूरा उखाड़ लिया जाता है पूरे खेत में, ठीक है। और जब ये उखड़ जाते हैं तो ये ओपन खुले में पड़े रहते हैं, पानी तो होता नहीं है, गर्मी में सूख जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पर मरने लगते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। अपरूटिंग होने के बाद क्या होता है, टिलिंग होने के बाद ये मर जाते हैं प्लांट्स और सूख कर वहीं पर पड़े होते हैं, और सूखने के बाद ये क्या होते हैं, ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर यदि कोई न्यूट्रिएंट्स होगा तो वो ज़मीन में रिलीज हो जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। अब यदि कोई पौधा उग चुका है मेन क्रॉप के साथ में, तो वो जब छोटा होता है तभी उसे निकाल लेना अच्छा होता है। यदि वो समय रहते बड़ा हो गया, उसमें फल लग गए, यदि उसमें फलियां लग गई, बीज आ गए, तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि उनमें से फिर नए पौधे जर्मिनेट हो सकते हैं। तो उनमें फलियां और फूल लगने के पहले ही इनको निकाल लेना सबसे बेहतर माना जाता है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। मैनुअली भी इनको निकाल लिया जाता है, यानी हाथों से या तो उसको खींच के निकाल लेंगे तो पूरा जड़ के साथ में बाहर आ जाएगा, या यदि वो नहीं हो सकता हो, नहीं निकल सकता हो, तो उसे क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर से जो तना होता है वहीं से उसको काट लिया जाता है, ताकि इसमें आगे नई जो पत्तियां हैं या फ्लावर्स हैं वो आगे उसको ग्रोथ ना कर पाए। तो ये भी एक तरीका है मैनुअली अपरूटिंग का। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी क्या होती है, एक टूल होता है, खेती में यूज़ किया जाता है, उसके सहारे इसको निकालने की कोशिश की जाती है मैनुअली। अ सीड ड्रिल, हमने सीड ड्रिल देखा है, इज ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है इसको करने के लिए। सीड ड्रिल में आपको पता है नीचे कुछ वो होता है जिसमें बीज छुटते जाती हैं, फिर उसके साथ में एक नुकीला
एक पॉइंटेड होता है जिससे जमीन की जो मिट्टी होती है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होती है। वीड्स आर also controlled by using certain chemicals called weedicides। कुछ वीडिसाइड्स होते हैं यानी कि केमिकल होते हैं जो दवाओं का हम इनको बोल सकते हैं। तो ये दवाएं प्लांट्स को पूरी तरह से सुखा देती है जब हम इनका छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों कि जो हमारा मेन क्रॉप होता है उस पर इसका असर नहीं होता है, लेकिन जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उसी पर इस दवा का या इस केमिकल का असर होता है। यहाँ पे दिया है लाइक 2,4-D, ये कुछ यहाँ पे वीडिसाइड्स के नाम दिए गए हैं। These are sprayed in field to kill the weeds। ये जो दवाएं होती हैं इनको स्प्रे किया जाता है यानी इनको फवारा जाता है पंप के जरिए। अब ये बच्चों क्या होता है कि दवाई होती है बड़ी कॉन्सेंट्रेट होती है, 1 लीटर की या 5 लीटर का पैक आता है। उस पैक को लाकर ये 100 ml लेकर 100 लीटर पानी में या 50 लीटर के पानी में इसको घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तब जाके इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं करते हैं, वरना इतने बड़े खेत में कितनी सारी दवाई लगेगी। सो दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये जो हमारा क्रॉप होता है, जो मेन क्रॉप होता है, उसको डैमेज नहीं करती है, बल्कि जो वीड्स होते हैं उनको डैमेज करती है। द वीडिसाइड्स are diluted with water to extent required and sprayed in the field with a sprayer। ये वीडिसाइड्स जो होते हैं केमिकल्स, इनको पानी के साथ में डाइल्यूट यानी मिक्स किया जाता है कुछ क्वांटिटी में। पानी की भी क्वांटिटी होती है, इसकी भी क्वांटिटी होती है, और कितनी जगह पे कितने फील्ड में हमें करना है तो उसका भी एक रेशो होता है। देन फिर इसको वहाँ पर स्प्रे किया जाता है पूरे वहाँ पर क्रॉप के ऊपर। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर इसी 9 पर 1.6 नंबर का एक डायग्राम दिया गया है जो कि स्प्रेइंग वीडिसाइड। देखिए यहाँ पे एक पंप के जरिए एक किसान जो होता है, फार्मर या वर्कर, वो स्प्रे कर रहा है क्रॉप्स के ऊपर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगेन बुजो इज ओवर हियर, व्हाट ही इज थिंकिंग हियर, लेट अस डिस्कस। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन्स हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर्स? बुजो यहाँ पर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं ये सब देखकर कि ये जो पर्सन यहाँ पर स्प्रे कर रहा है तो ये तो जहर है, एक तरह से केमिकल है। तो ये जो पर्सन स्प्रे कर रहा है क्या इसके भी हेल्थ पर इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? तो बच्चों हाँ, केमिकल्स होते हैं, इनका भी साइड इफेक्ट्स होता है। आप यदि इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो इन्होंने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध के रखा है, मास्क लगा के रखा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको एक्सट्रीम केयर लेनी पड़ती है। आइए पढ़ लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। चलिए, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग अ वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जो वीडिसाइड होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है। तो उनको स्प्रे कब करते हैं? जब जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, उनमें जब फूल और फलियां लगने वाली होती हैं उसके पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो हमारे फार्मर होते हैं या जो वर्कर होते हैं जो इनको स्प्रे करते हैं, जो इनके साथ इनका यूज़ करते हैं खेतों में, उनकी हेल्थ पर भी इसका असर होता है। अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, तो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली। तो इन केमिकल्स का या वीडिसाइड्स का यूज जब करते हैं तो बहुत सावधानी उनको रखनी पड़ती है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो जब भी इस केमिकल का वो स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते समय जो स्प्रे कर रहा है वर्कर या फार्मर, उसको अपनी आँखों को और अपने मुंह को यानी नाक को और मुंह को कवर करना होता है कपड़े से। खैर आँखों को तो वो ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे चश्मे होते हैं, गॉगल्स होते हैं, जिनकी वजह से आँखें जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। देखो बच्चों, जब भी हम स्प्रे करते हैं तो जो फव्वारा निकलता है तो वो स्प्रिंकलर की तरह बहुत बारीक ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे। तो ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स चारों ओर फैलते हैं।
हवा भी चलती है, तो हवा के चलने से क्या होता है कि कई बार ड्रॉपलेट्स जो फार्मर या वर्कर होता है उसके शरीर पर, उसके नाक में हवा के जरिए जब वो सांस लेता है, कान में या इवन आँखों में भी जा सकते हैं। तो ये केमिकल्स होते हैं, ये बहुत इरिटेटिंग करते हैं और नाक में जाकर उनको अंदर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे मुंह को डैमेज कर सकते हैं, हमारी आँखों में जाकर ये आँखों में जलन बना सकते हैं और आँखों की जो रोशनी है, जो हमारी साइड्स हैं, विज़न है, उस पे तक इसका असर पड़ सकता है। और तो और बच्चों, ये जब हमारी स्किन के ऊपर जब हमारी आता है, तो आपको पता है कि हमारी स्किन जो होती है छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं जिससे पसीना निकलता है। तो ये क्या होते हैं कि हमारी स्किन पर जाके हमें स्किन डिसीजेस या स्किन डिसऑर्डर्स भी क्रिएट करते हैं। फार्मर के जो पैर होते हैं, नाखून होते हैं, हाथ होते हैं, वो भी उनका भी चेंज कलर हो जाता है, जो स्किन होती है उस पर भी इनका बुरा असर पड़ता। तो एक तरह से कहा जाए कि ये जो है वीडीसाइड्स केमिकल के बने, ये प्लांट्स को तो हानिकारक है ही है, लेकिन जो वर्कर है, जो फार्मर है, उनके भी हेल्थ को बहुत डैमेज कर सकता है। तो बच्चों, अब तक हमने यहाँ पे देखा एक जो बेसिक प्रैक्टिस थी वीड्स रिमूवल की, उसको हमने स्टडी किया है। आइए अब हम क्या करेंगे, एक नई प्रैक्टिस जो बेसिक वाली है उसे स्टडी कर लेते हैं, जिसका नाम है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग, इस वाले को देखेंगे 1.8 को। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। जो भी फसल पक चुकी है खेत में, अब उसे एक सर्टेन टाइम के बाद में काटने का समय हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। बच्चों, फसल काटना ज़रूरी है समय रहते, यदि नहीं काटेंगे तो वो फसल वैसे ही पड़ी होगी और पड़े रहने से एनिमल्स या क्लाइमेट का उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो इससे जो नुकसान होता है वो अल्टीमेटली फार्मर का होगा। तो उसने जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पे खेती की है वो पर्पज़ यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, कि जो कटाई का जो वर्क है खेतों में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है यानी मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होना यानी क्या, पकना, तब उसकी कटिंग कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो पौधे उगे होते हैं उनको पूरी तरह से उखाड़ लिया जाता है। हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट, यानी खींच के उनको काट लिया जाता है या तोड़ लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या जमीन में जैसे ही वो उगे वहाँ से उसको क्लोज कटिंग करके निकाल लिया जाता है। कैसे निकाल लिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये खेत है, ये प्लांट उगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आगे ये फूल आए हुए हैं, फल लगे हैं यहाँ पे उसकी जड़ें हैं। तो ये जड़ें जो होती हैं बहुत क्लोजली और फर्मली बट स्ट्रांगली इसको होल्ड करती हैं, तो हमसे हाथों से तो उखड़ नहीं सकते। तो क्या करते हैं कि यहाँ से उसको काट लिया जाता है इतनी ऊंचाई तक, बस इतना पोर्शन उनका बचा रहता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से उसको क्लोजली कट कर लिया जाता है जितना पॉसिबल हो सके। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर। जो सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं उनको मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब फसल पकने वाली होती तो फार्मर क्या करते हैं कि पानी देना यानी इरिगेशन, सिंचाई करना बंद कर देते हैं। तो जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो फसल वैसे ही सूख जाएगी, तो उन्हें काटना आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 3 से 4 महीने का समय लगता है एक हार्वेस्टिंग करने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल फिगर 1.7 और बाय मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग यानी कटाई जो होती है या तो वो हाथों से मैनुअली की जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिकल, यानी यहाँ पे जो डायग्राम आपको दी गई है बच्चों 1.7 की, इसे बोलते हैं सीकल, हसिया बोलते हैं, दराती बोलते हैं, ठीक है।
कई जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसके सहारे किया जाता है, इसको हाथ से करते हैं और एक हाथ से जो क्रॉप होता है उसको पकड़ा जाता है और नीचे इसको ज़मीन से काटा जाता है। यानी यहाँ पर जैसे कि इसको काटा है ना, यहाँ पर कैसे काटा है, क्लोज टू द ग्राउंड काटा है। या एक मशीन आती है हार्वेस्टर, उसके जरिए इसको काटा जाता है। हार्वेस्टर अब कैसा होता है, यहाँ पे शायद आप नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है हार्वेस्टर, ठीक है। इसके जरिए भी इसको काटा जाता है। तो ये भी क्या करता है कि क्लोज टू द ग्राउंड इसको काटते हुए चलता है। तो एक बार में बहुत सारी फसल को ये काट के अलग कर लेता है। और यहाँ पे जो हम इसको काटते हैं मैनुअली, तो इसमें बहुत सारे लेबर्स लगते हैं, बहुत सारा इसमें समय लगता है और फिर ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। इन हार्वेस्टेड द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब जो फसल हमने यहाँ पर काटी है उसमें बीज लगे हुए यानी फसल है हमारी मेन, तो उसको उसमें से अलग भी किया जाता है। बच्चों, तो अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 11 पर। आप भी आपकी बुक में पेज नंबर 11 को निकालिए और हम इसे आगे पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। जो फसल बच्चों किसानों ने काटी है, खेत से मैच्योर होकर जो फसल कटी है, बच्चों फसल काटने के बाद जो फसल के दाने होते हैं, जो बीज होते हैं, ये आपको पता है कि कवर में, ऊपर की बाहर के कवर में होते हैं। तो उन कवर में से इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इन्हें चाप कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो चैप्स है इनमें से इनको बाहर निकालना ज़रूरी है। यदि इनमें से नहीं निकालेंगे तो वो मार्केट में ठीक से नहीं बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो फार्मर्स का जो फसल है वो एक तरह से पुअर क्वालिटी की समझी जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो जो ये दाने जो होते हैं फसल के, इनको जब हम भूसे में से, या जो चाप्स होता है ऊपर का कवर होता है जिसे हम छिलके बोलते हैं, उसमें से जब निकालते हैं तो उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। ये थ्रेशिंग जो होती है बाय हैंड से कूट कूट के या तो मशीनों के जरिए की जाती है। दिस इज कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। कि ये जो चैफ में से रिमूविंग की जाती है, थ्रेशिंग का प्रोसेस किया जाता है, ये एक मशीन के जरिए किया जाता है जिसका नाम कंबाइन है। जो कि कंबाइन एक बड़ा सा मशीन होता है, आप लोगों ने शायद खेतों में उसको देखा होगा। जब भी कटाई का मौसम आता है तो ये बड़े बड़ी मशीनें, जिसे हार्वेस्टर भी कहा जाता है, ये सब दूर हमें देखने को मिलती है। स्पेशली हाईवेज पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये किसान लोग अपने पास इसे परचेस करके नहीं रखते हैं, ये बाहर से मंगवाते हैं इसे कटाई के लिए। इसे कटाई के लिए दूसरे लोग होते हैं, तो ये गांव-गांव जाके, दूसरे स्टेट्स में जाके अपनी सेवाएं उनको देते हैं। इसके बदले में वो कुछ चार्ज करते हैं या दूसरे तरीके से इससे वो अपना बिजनेस चलाते हैं। चलिए, तो ये जो कंबाइन मशीन है ये एक तरह से हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर यानी फसल को काटने वाला, और एज वेल एज अ थ्रेशर, और ये साथ में थ्रेशर भी है। थ्रेशर का इन द सेंस ये मतलब होता है कि जमीन में से इसने फसल तो काट ली एज अ हार्वेस्टर के तौर पे, तो उस कटी हुई फसल को ये अपने अंदर ही अंदर मशीन में उसको छिलकों से दानों को अलग करेगा, ठीक है, पत्तियों को अलग करेगा, और पीछे जो ये एक आउटलेट होता है ये वाला जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से फिर वो फ्रेश दाने निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो ये मशीन का काम है कि हमें जैसे ही कटता है तो तुरंत बाहर वहाँ पर दाने या जो फसल है वो मिल जाती। पीछे एक ट्रैक्टर चलता होता है, उसकी ट्रॉली में ये दाने वहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। अदरवाइज यदि आप इस मशीन से नहीं करेंगे तो आपको हाथों से काटना पड़ेगा, देन फिर आपको उनको अलग अलग करना पड़ेगा दानों को, फिर उसको थ्रेशर में डालना पड़ेगा, फिर वो भूसा अलग होगा, फिर आपको उसमें से भूसा अलग करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर आपका सेम डे में ही आई थिंक सो कि ये काम पूरा हो जाता है। फिगर 1.8 आप देख ही रहे हैं जो कि कंबाइन की है। कंबाइन जो बड़ी मशीन है ये हार्वेस्टर का भी काम करती है, साथ में थ्रेशर का भी काम करती है, यानी 2 in 1 का काम ये करती। चलिए, हमारे पेज के सामने यहाँ पर पहेली आई है, तो पहेली अब क्या कहना चाह रही है हम उसे पढ़ लेते हैं। डायलॉग्स बॉक्स में देखते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन फील्ड which are burnt by farmers
पहली is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage crops lying in the field. अब पहली को यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि पहली ने ये नोटिस किया था कि जब भी फसल की कटाई होती है तो जब कटने के बाद हम लोगों को पता है कि हम अप टू द ग्राउंड उसे काटते हैं, यानी पूरा पौधा उखाड़ नहीं लेते हैं, हम उसको ऊपर से स्टेम से ही उसको काट लेते हैं और स्टेम का कुछ पार्ट और जो रूट्स होती हैं वो अभी भी खेतों में मिट्टी के अंदर अभी भी एज इट इज़ इंटैक्ट लगी हुई होती है। तो पहली यही सोच रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, की कटाई के बाद में सम टाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट। स्टब्स का मतलब होता है जो हिस्सा क्रॉप का या प्लांट का बच चुका है। कौन सा हिस्सा, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे डायग्राम बनाकर। देखिए, मान के चलिए कि ये एक फील्ड है, खेत है, और ये हमारा एक बड़ा सा पौधा था क्रॉप का, और ये उसके नीचे जो है रूट्स हैं, ठीक है। तो हमने इसको हार्वेस्ट किया, तो हमने इसको अप टू द ग्राउंड, यानी इसके ऊपर का जो भी पूरा हिस्सा था हमने उसे काट लिया है, चाहे वो हाथों से काटें या मशीन से काटें। अब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है इसका नीचे वाला, ये रूट्स और ये ज़मीन के ऊपर का थोड़ा सा जो स्टेम बचा है ये अभी भी उस खेत में एज इट इज़ है। एक खेत में जो होता है वहाँ पर एक यही प्लांट नहीं होता, हमने हजारों लाखों प्लांट्स वहाँ पर बीज बोए थे तो उनसे प्लांट्स निकले, तो ऐसे हजारों जो होते हैं स्टब्स वहाँ पर इंटैक्ट खड़े होते हैं, तो इसको मैनुअली निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो किसान क्या करते हैं कि विच आर बर्न्ड बाय फार्मर, ये जो होते हैं इनको निकालने की जगह पर फार्मर्स इनमें आग लगा देते हैं। एक तरफ किसी में आग लगा दी तो वो धीरे धीरे आग फैलती चली जाती। क्यों फैलती है? क्योंकि ये जो होते हैं पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, और जैसे जैसे हवा बहती है हवा के साथ साथ आग का भी फैलाव होते जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि पोल्यूशन भी बढ़ता है, धुआं होता है। पहली इज वरीड, पहली को थोड़ी चिंता हो रही थी। शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, उसे पता है कि इससे पोल्यूशन फैलता है। सभी किसान यदि इस तरह से जलाए तो उस एरिया में कितना धुआं होगा, कितना एयर पोल्यूशन होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट में अल्सो कैच फायर, इससे आग तो लगती ही है लेकिन इससे जो चिंगारियाँ निकलती हैं, यदि जोर की हवा चली, तेज आंधी हवा चली, तो जो जलने वाले जो कचरे हैं, ठीक है, वो कचरा उड़कर हवा में कहीं और जाता है और कहीं और जाकर गिरकर वो वहाँ पर भी आग फैला सकता है। या तो आपके खेत में यदि आपने इसको जला दिया है तो बगल वाले के खेत में यदि इसकी कटाई बाकी है तो वो आपके बगल वाले के खेत में भी आग लगा सकती है, या आपके खेत में भी कहीं और इसका किसी और तरीके से आग लगा सकती है। एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, और इससे क्या होता है कि जो फसल होती है, जैसे जो काट के रखी है या जो कटने वाली है, वो फसल भी डैमेज हो सकती है आग की वजह से। तो बच्चों, ये जो जलाने की जो प्रैक्टिस है, हमारे एमपी में इसे नरवाई जलाना कहते हैं स्टब्स को। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे किसान अडॉप्ट करते हैं और वो करते हैं, जबकि ये एक तरह से गवर्नमेंट से इसकी परमिशन नहीं है क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है, पर फिर भी जो किसान होते हैं वो इसे चोरी छिपे करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट फाइन भी लगाती है, इसकी कंप्लेंट्स भी होती है, पर फिर भी किसान इसे नहीं मानते। देखिए बच्चों, ये जलाने से किसान का एक तरह से नुकसान भी है। नुकसान ऐसा है कि वो आग लगा देता है। आग लगाने से जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो उसका भी टेक्सचर और उसकी क्वालिटी डैमेज होती है। उसके अंदर जो भी फ्रेंडली माइक्रोब्स, इंसेक्ट, अर्थवर्म्स और दूसरे जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि वो फार्मर के फ्रेंड है, तो वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे फार्मर्स को नहीं करना चाहिए। आजकल के समय में साइंटिस्ट लोगों ने इस समस्या पर एक समाधान निकाला है कि ये जो स्टब्स होती हैं, इनको जलाने की बजाय इनको खेत में वैसे ही छोड़ दिया जाए, और जो भी खेतों से दूसरा जो निकलता है, हस्क वगैरह, भूसा और जो चीज़ें निकलती जिससे हम की मैन्योर बनाते हैं पिट में इकट्ठा करके, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके एक कुछ केमिकल आती, दवाई आती, वो उसका यदि छिड़काव कर दिया जाए कटाई के बाद में, तो ये जो स्टब्स होते हैं ये धीरे धीरे मैन्योर में और खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली घुल के नष्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं, पर हो सकता है कि अभी हमारे
जो फार्मर्स है उनमें पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं आई है, कैंपेन अभी शायद नहीं चला है, बट ये एक प्रोसेस है जिससे हम जो फार्मर्स हैं वो अपने खेत को बचा सकता है और पोल्यूशन को भी कम कर सकता है। तो जो भी फार्मर्स हैं उनसे यही हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह से वो खेतों में अपनी नरवाई के जो स्टब्स हैं उनको न जलाएं, क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते ही हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर हो सकता है कि आपको इसका एक गिव रीजन वाला क्वेश्चन आए कि इसे क्यों नहीं बर्न करना चाहिए जो चैप्स होते हैं, तो आप इस तरह से आपके मन से इसमें आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फार्मर्स विथ अ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोविंग, फिगर 1.9। अब जो बड़े किसान होते हैं वो मशीनों से काम करते हैं, जैसे हार्वेस्टर या कंबाइन का यूज़ करते हैं, जिनका बहुत बड़ा खेत होता है, बहुत बड़ी उनकी ज़मीन होती है। लेकिन ऐसे भी कुछ किसान हैं जो कि छोटी उनके पास ज़मीन होती है, जगह छोटी होती है, कम ज़मीन में वो अपना फार्मिंग करते हैं। तो ऐसे जो किसान होते हैं बड़ी मशीनों को अपने खेतों में अफोर्ड नहीं कर पाते, या इतनी बड़ी उसमें वो नहीं होता है, ये इजीली हैंड पिकिंग से भी या मैनुअली भी काम हो सकता है, तो वो क्यों इतना सारा खर्च करे। तो यहाँ पे जो फार्मर्स है छोटे वाले, वो फिर क्या करते हैं कि इनको काट कर वो विनोइंग की प्रोसेस अपनाते हैं। विनोइंग प्रोसेस क्या होती है बच्चों, आप लोगों ने क्लास 6th में साइंस का जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें ये होती है, उसका चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं कि मेथड ऑफ सेपरेशन, ये चैप्टर आपको गया था। उसमें आपने अलग अलग चीज़ों को किस तरह से एक दूसरे में से सेपरेट किया जाता है वो आपने उस स्टैंडर्ड में उस चैप्टर में इसको पढ़ा था। तो विनोविंग प्रोसेस भी वही है कि जो चैफ होता है उसको, उसमें से जो दाने होते हैं उनको अलग करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विनोइंग। ये तो या तो ये हैंड से, हाथों से हो सकता है, या मशीन से हो सकता है, ठीक है, या तो हवा के जरिए भी होता है, विंड के जरिए। तो यहाँ पर जो छोटे फार्मर्स हैं वो विनोइंग प्रोसेस अपनाते हैं अपनी फसल को काटने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, कि आपने इसे ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई हुई है जो कि विनोविंग मशीन की है। ये विनोइंग मशीन क्या करती है कि ये एक बड़ा सा इसके अंदर बॉक्स बना है, इसमें वो जो भी कटी वाली फसल है, अपनी दाने हैं, उसको डाल दिया जाता है ऊपर से, या तो वो डालते जाते हैं कंटिन्यूसली, और ये बहुत जोरों से रोटेट करता है इसका ब्लेड। तो उसमें से क्या होता है कि बहुत जोरों से विंड क्रिएट होती है। उस हवा से क्या होता है कि जो भूसा होता है, जो चैफ होता है, वो सेपरेट भी होता है और वो हल्का होने की वजह से बड़ी दूर जाकर गिरता है, और जो दाने होते हैं वो हेवी होते हैं, तो वो दाने तुरंत एक तरफ से साइड में आके गिरने लगते हैं। यानी जो गेहूं के दाने, चने के दाने या जो ग्रेन्स हैं उनमें से ये चैफ इजीली उसको अलग कर दिया जाता है। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर सेपरेशन देखा था कि किस तरह से इसको अलग किया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फेस्टिवल्स। अब यहाँ पे कुछ हमें इम्पोर्टेंट नोट्स दी गई हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। देखिए बच्चों हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, और इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं कि हम हर चीज़ों के लिए फेस्टिवल को मनाते हैं। हमारे यहाँ पे हर एक त्यौहार है और हर त्यौहार को हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। तो इसी तरह से एक नेचर को भी हम जो होते हैं नेचर के लिए भी ग्रेटिट्यूड अपनी ओर से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लेडीज़ें और जो जेंट्स होते हैं, जो हिंदू कल्चर है उसमें प्लांट्स का और नेचर का भी पूजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में भी कुछ ऐसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। तो वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आइए इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। कि लगातार 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद जो किसान होते हैं उनकी अब मेहनत रंग लाती है फसल कटाई के बाद में। हमें पता है बच्चों कि जो फार्मर्स होते हैं उनका जो खेतों में काम होता है वो पूरा 24/7 होता है। यानी उनको कब खेत में जाना पड़े, कब खेतों में रुकना पड़े, कितना काम करना पड़े, कोई भरोसा नहीं।
क्योंकि मौसम जो होता है वो अलग होता है। देन फिर ओपन में खेत होता है तो एनिमल्स का और दूसरे चीज़ों का, आग लगने का या कई तरह का उसमें खतरा भी होता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनका 3 से 4 महीने तक का, जब तक कि फसल उन्होंने बोई है और वो पूरी तरह से कट न जाती, तब तक उन्हें छुट्टी वो नहीं लेते हैं। इस तरह से मेहनत भरा काम है। लोगों की तरह जॉब नहीं जो सुबह गए और शाम को घर लौट कर आ गए, ऐसा नहीं। इनका भी होता है, कब जाना पड़े कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं। इनको कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी जाना इनको कैंसिल करना पड़ता है, कोई ना कोई वहाँ पे रुकता ही है अपने खेतों में। 24 आवर्स वहाँ पर निगरानी जरूरी है। चलिए, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स laden with grain fill the hearts of farmers with joy and sense of well-being. The sight of golden fields कि बच्चों जब खेत में फसल पक जाती है तो वो एक तरह से गोल्डन दिखती है। खास करके जब हम गेहूं की फसल को देखें तो वो पकने के बाद वो एक तरह से गोल्डन टाइप में दिखती है, यानी सुनहरी दिखती है। तो वो देखकर बहुत ही अच्छा मन को सुकून मिलता है और शांति मिलती है कि चलिए मेहनत हमारी या किसान की रंग लाई है। लैडन विद ग्रेन, जो कि दानों से भरी हुई है। खेत में जो फसल है उनमें दाने ही दाने लगे हैं, जहाँ देखो वहाँ पेड़ पौधों पर। फील द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। तो ये देखकर, अपनी मेहनत का फल देखकर किसानों का जो मन होता है, जो दिल होता है, वो खुशी से झूम उठता है कि अब वो ये फसल को काटेगा और आगे जो भी उसने सोचा वेल बीइंग के लिए, तो खुद के लिए, देश के लिए, हमारे पूरे कंट्री के लोगों की भूख मिटाने के लिए जो वेल बीइंग है उसके लिए द efforts of the past seasons have borne fruits and it is time to relax and enjoy a little. अब जो भी उसने ये पूरी सीजन या लास्ट सीजन में जो खाली गया था, उस सीजन का वो यहाँ पर एक तरह से अब आगे जा क्या होने वाला है, उसका रिलैक्स होने वाला है, क्योंकि उसकी ये पूरी मेहनत हुई है, वो इसको काटेगा और फिर से एक नए सीजन के लिए इंतज़ार करेगा। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट is thus of great joy and happiness in all parts of India. कि ये जो पीरियड होता है हार्वेस्ट यानी कटाई का, ये पूरी तरह से हंसी खुशी से, एंजॉय से, हैप्पीनेस का, ठीक है, खुशियों भरा एक पार्ट होता है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। देखिए हमारा इंडिया जो है ये कृषि प्रधान देश है, तो भारत के हर हिस्से में खेती की जाती है। तो हमारे इंडिया में जो किसान हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और खेती में काम करने वाले लोगों की भी संख्या ज़्यादा है। इसलिए हमारा जो भी सबसे ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि हमारा इंडिया में यदि खेती हमारी प्रॉपर वे में है तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी गुड एंड वेल होगी। यदि हमारी खेती पर किसी तरह से इसमें असर पड़ेगा तो बच्चों जो हमारा कंट्री है उस पर भी इसका उल्टा असर पड़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है, और महंगाई बढ़ेगी। चलिए क्या लिखा है आगे हम देख लेते हैं। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। कि मेन एंड वुमेन्स ये जो फेस्टिवल्स हैं इनको बड़े ही उत्साह से, इंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, उत्साह से, हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। स्पेशल festivals associated with the harvest seasons are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu। ये अलग अलग फेस्टिवल्स के नाम हमें यहाँ पर दिए हैं जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। ये सारे के सारे, इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, आप भी सेलिब्रेट करते होंगे, कुछ के नाम आपने शायद नहीं सुने होंगे। चलिए तो उन्हें समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे स्पेशल फेस्टिवल जो दिए गए हैं हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड वो है पोंगल। पोंगल का नाम आपने सुना है। पोंगल फेस्टिवल जो है साउथ इंडिया में, स्पेशली इन तमिलनाडु में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आपको पता है, जो कि लगभग 4 दिनों तक चलता है। आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है।
तो ये भी वहाँ पर है, जब वहाँ पे पैडी की जो फसल होती है, जो धान की फसल होती है, वो जब कटती है तब इसे वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बैसाखी पर। बैसाखी हम लोग सेंट्रल इंडिया या पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं जब हमारी फसल कटती है। होली या लोहड़ी, दिवाली, नबान्या, ये नबान्या वाला जो फेस्टिवल है ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है जब वहाँ की फसल कटती। एंड बिहू, आसाम हमारा जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो बिहू फेस्टिवल है ये 3 से 4 दिनों तक ये भी चलता है और यहाँ पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्पेशल फेस्टिवल्स हैं ये आखिर इसको सेलिब्रेट हम क्यों करें, एक किसान इसको सेलिब्रेट क्यों करता है। ये जो फेस्टिवल्स है बच्चों, एक फार्मर ही सेलिब्रेट नहीं करता है, फार्मर के साथ साथ में ऑल ओवर इंडियंस विदाउट रिलीजन बाउंड्रीज, कि किसी भी धर्म के, सभी धर्मों के लोग इन फेस्टिवल्स को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपने सुना होगा बैसाखी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, कई अलग अलग प्रकार के इवेंट्स हम यहाँ पर करते हैं। पोंगल भी मनाते हैं साउथ इंडिया में बड़े वास्ट लेवल पर। दिवाली, होली, बिहू, नबान्या, ये भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों, कि ये फेस्टिवल्स हमें क्यों मनाने चाहिए। तो इसके पीछे बच्चों आप इस बात को समझ ही पा रहे हैं और आपने सीखा ही है कि जो फार्मिंग की जाती है, फार्मिंग टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड है। नेचर इन द सेंस सूर्य, सन, धरती, अर्थ, वाटर एंड नेचर। इनके अलावा जो फार्मिंग होती है उसमें हम इंसानों का तो इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी फार्मर और लेबर्स का। इनके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट और उनकी भी हेल्प होती है। सेम तरह से जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी ही मेहनत हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी करते हैं। खैर आजकल मॉडर्न के ज़माने में तो मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन जो पहले का जो हमारा एरा था, समय था, टाइम था, उसमें मोस्टली एनिमल्स का ही इसमें यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जांपल बैल, हम हल चलाने से लेके तो कटाई से लेके तो पानी देने के, इसमें हमने लिखे डायग्राम्स में। तो ये जितना भी है बच्चों, ये एक तरह से सेलिब्रेशन, यानी हमारे नेचर को ग्रेटिट्यूड करना है। और नेचर का कंट्रोल कौन करता है, एक तरह से गॉड करते हैं। तो हम एक तरह से भगवान का भी पूजन इसमें करते हैं। तो हम अपनी ओर से सन को, अर्थ को, नेचर को और जो एनिमल्स हैं इनको हम धन्यवाद देते हैं, इनका पूजन करते हैं, इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं इन सभी फेस्टिवल्स पर। तो इसके पीछे का बच्चों बहुत सा रीजंस हैं जो कि इसके ऊपर काफ़ी बड़ा नोट बन सकता है। इतना सब कुछ मुझे अभी आपको समझाने का इतना ये नहीं है, वरना आपका एक चैप्टर अधूरा हो जाएगा। फिर कभी हम समझेंगे और जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तब आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। चलिए, तो बच्चों आपने हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। हार्वेस्ट फेस्टिवल पर आपको यहाँ पर कुछ नोट्स आ सकते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर उस तरह से प्रिपेयर रहिएगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट वाला जो बेसिक प्रैक्टिस है ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर की, जो कि है 1.9 स्टोरेज, यानी कि इसे स्टोर करना, संग्रहित करना। जो हमने फसल काटी है तो उस फसल को जहाँ पे काटी है तो वहीं पर खुला नहीं छोड़ देते हैं, तो उसको लाके स्टोर किया जाता है एक सेफ जगह पे, सुरक्षित जगह पे, ताकि वो बची रहे। अब इसे क्यों स्टोर करना चाहिए, स्टोर नहीं करेंगे तो इसका क्या असर हमारे जो प्रोडक्ट है उस पर पड़ेंगे, तो चाहिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, कि हमने जो भी उगाया है, प्रोड्यूस यानी जो भी उपज है हमारी उगाया है, उसको स्टोरेज करना ये सबसे बड़ा काम है एक फार्मर के लिए। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो फसल बच्चों यहाँ पे किसान काटता है, वो फसल को यदि वो अपने यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक यदि स्टोर करके रखना चाहता है तो उस फसल को कुछ चीज़ों से किसान को बचाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉइस्चर यानी नमी, गीलापन, इंसेक्ट जो कीड़े फसल को खाते हैं, जो दानों को खा जाते हैं, ठीक है, वे, रैट्स चूहों से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
जो कि जो कटी वाली फसल या दाने हैं हमारे ग्रेन से, उनके ऊपर अटैक करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जो फसल है वो ख़राब होती है। ऐसे इंसेक्ट की वहाँ पे पॉपुलेशन संख्या बढ़ती है और वो हमारी पूरी की पूरी जो फसल है उसको डैमेज करती है, उसको ख़राब कर देती है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, कि जो फसल हमने काटी है खेत से, उन फसल में या उन दानों में अभी भी नमी होती है। माना कि हमने जब फसल काटी है तो कुछ समय पहले से हमने पानी देना बंद कर दिया, तो पौधे तो सूख गए, पत्तियां भी सूख गई, इनकी फलियां भी सूख गई, लेकिन इन फलियों में जो दाने थे वो पूरी तरह से न सूखे, उनमें अभी भी कहीं ना कहीं मॉइस्चर है ही। तो इफ freshly harvested grains, that is seeds, are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. यदि बच्चों ये जो फ्रेश हार्वेस्ट किया है हमने, इनको यदि बिना सुखाए हमने, यदि इन दानों को, इन फसल को यदि हमने स्टोर कर दिया, ठीक है, विदाउट ड्राइंग यानी सुखाने के बिना सुखाए, तो ये स्पॉइल्ड हो जाते, खराब हो सकते, और या इनमें अटैक लग सकता है। किसका? ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो बैक्टीरियाज लग सकते हैं, इंसेक्ट्स लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग सकते हैं, इल्लियाँ उसमें हो सकती हैं, कीड़े हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज, तो ये यूज़ करने के लिए अनफिट हो जाते हैं, फिर हमें उन्हें क्या करना, फेंकना पड़ता है। और फॉर जर्मिनेशन, जो कीड़े होते हैं वो दानों के अंदर चले जाते हैं और अंदर से उनको खोखला कर देते हैं। तो ये जो दाने होते हैं बाद में हम जर्मिनेशन में यूज़ इनको नहीं ला सकते, क्योंकि इसको यदि हम बोएंगे तो इनमें से प्लांट नहीं निकलेगा, तो इस तरह से ये खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें स्टोर करने के पहले इसको ड्राई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई शुड वी ड्राई द ग्रेन्स बिफोर स्टोर। तो ये आपको क्वेश्चंस यहाँ पर एक अराइज हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। हेंस देयरफॉर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो इसलिए उसे स्टोर करने के पहले ये जो दाने होते हैं इन्हें धूप में, खुली जगह में इनको सुखाया जाता है ताकि इनका मॉइस्चर चला जाए। आजकल मॉडर्न ज़माना आ चुका है तो इन्हें आप खुली जगह पे नहीं सुखाते हैं, इनके लिए एक मशीन्स होती हैं, ड्रम्स होते हैं जो कि ड्रायर का काम करते हैं। एक सर्टन टेम्परेचर पे उसको सेट किया जाता है, तब वो धीरे धीरे ड्राई होकर निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है फूड की वो भी ख़राब नहीं होती है, और कम समय में जल्दी से ड्राई अप होके हमें ये रेडी मिल जाते हैं। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो ये इनको सुखा लेने से जो इनके ऊपर जो अटैक होने वाला था, किसका? इंसेक्ट्स का, पेस्ट का, बैक्टीरिया का और फंगाई का, फंगाई यानी फफूंद का, उससे हमारी फसल जो हम अनाज है वो हमारा बच जाता है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि वाई मॉइस्चर शुड बी रिड्यूस बिफोर स्टोरेज फ्रॉम द ग्रेन्स। तो दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से पहेली के पास, वो कुछ कहना चाह रही है, चलिए देख लेते हैं। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। बच्चों ये तो किसान ने अपनी फसल को काटा है और उसे उस तरह से प्रॉपर वे में उसने स्टोरेज किया है, लेकिन जब हम मार्केट से अपने घरों के लिए अनाज खरीद कर लाते हैं ये सोचकर कि हम पूरे साल भर तक इसको खाएंगे, तो साल भर तक हमें उसको प्रॉपरली, सेफली उसको स्टोर करना है। तो स्टोर करने की हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक बहुत बड़ा टास्क होता है ताकि साल भर तक वो ख़राब ना हो पाए। तो जब भी हम अपने घरों में अनाज लाते हैं, गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह, तो इसको क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े ड्रमों में भर के रखते हैं। तो उन ड्रमों में हमारे घर पर जो हमारे पेरेंट्स या एल्डर्स होते हैं तो गेहूं को अच्छे से धूप में सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद जो जिस ड्रम में हमको इसको स्टोर करना है उस ड्रम को अच्छे से सुखाकर, धोकर, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में हाइजीन करके उसको फिर
यूज़ में लाते हैं। और जो अनाज है भरने के पहले नीचे क्या करते हैं कि नीचे या तो कपड़ा रखते हैं सबसे नीचे, और उस कपड़ों पे नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं, गीली वाली पत्तियां नहीं, सूखी वाली पत्तियां। गीली पत्ती रखेंगे तो वो पत्तियों में भी नमी होती, तो इससे फंगस फैलने का डर भी हो सकता है। जो सूखी पत्तियां होती है, ड्राइड लीव्स, तो वो हम यहाँ पर रखते हैं। तो ड्राइड लीव्स, तो नीम की पत्तियां क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, और इसकी जो स्मेल होती है ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है। तो सूखी नीम की पत्तियां बहुत सारी डाली जाती है, फिर उसमें गेहूं भरा जाता है, फिर बीच में और नीम की पत्तियां, फिर गेहूं, इस तरह से लेयर बाय लेयर करके रखा जाता है। फिर जब वो ड्रम या कंटेनर पूरी तरह से भर जाता है तो उसको भी एयर टाइट करना होता है। तो उसको एयर टाइट करने के पहले वहाँ पर ऊपर ढक्कन का मुंह बंद करने के पहले वहाँ पर कपड़ा जो कि कॉटन का होता है या जूट का जो बोरा होता है उसको वहाँ पे प्लेस किया जाता है, ताकि अंदर की हवा, गैस जो क्रिएट हो वो बाहर ना आए, और बाहर की जो हवा है जो कि नमी वाली होती है वो अंदर एंटर ना कर पाए। तो इसे इस तरह से वहाँ पर सील पैक करके रख दिया जाता है। तो ये बच्चों, इससे क्या होता है ये प्रैक्टिस करने से कि जो हमारे गेहूँ जो होते हैं, हमारा अनाज जो होता है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक, लगभग साल भर तक उसके अंदर कीड़े मकोड़े, नमी वगैरह, फंगस ये ग्रो नहीं होती हैं, हम उसे फिर इजीली खा सकते हैं। पहले के ज़माने में बच्चों नीम की पत्तियां डाली जाती थी। आजकल कुछ ऐसे दवाइयाँ भी आ चुकी हैं जो नीम की पत्तियों की जगह वो दवाइयाँ भी आप रख सकते हो। कुछ गोलियाँ आती हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं, कुछ अलग अलग तरह की दवाई आती है। तो ये दवाई जो होती है केमिकल से बनी होती है, तो ये एक तरह से हेल्थ को इशू भी करती है। तो नेचुरल वे में जो हमें करना चाहिए वो नीम की पत्तियाँ है। तो नीम की पत्तियाँ आप मोस्टली इसका ट्राई करें। तो बच्चों, ये जो हम स्टोर करते हैं, पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में जो स्टोरेज कंटेनर होते थे ये मिट्टी के बने होते थे, या तो बीच में प्लास्टिक के, और अभी कुछ लोहे के भी बने होते हैं। तो जो भी जिस तरह से होते हैं उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि जब भी चावल हम घर पर लाते हैं, काफ़ी सारा चावल जब उसे स्टोर करते हैं डिब्बे में, तो कुछ समय के बाद में उसमें इल्लियाँ या धुन हो जाती, कीड़े हो जाते। तो चावल को स्टोर करने के लिए उसमें नीम की पत्तियाँ तो नहीं डालते, पर अभी एक बोरिक पाउडर करके आता है, वो उसमें मिक्स करके रखा जाता है, तो उससे उसमें कीड़े वगैरह, इल्लियाँ नहीं होती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पेज नंबर 11 को पढ़ लिया है। आइए अब हम पेज नंबर 12 पर चलते हैं कि पेज नंबर 12 पर क्या जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। बच्चों, पेज नंबर 12 पर हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स देख रहे हैं। फिगर 1.10, बड़े बड़े ड्रम्स हैं यहाँ पर। इसमें नीचे लिखा है 1.10A सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, और सेकंड वाला नीचे एक डायग्राम दिया है जिसकी 1.10B दिया है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। अब ये क्या है, हम आगे इनको पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे हमें क्या दिया है इसे पढ़ लेते हैं। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स। अब जो फार्मर्स हैं अपने जो ग्रेन्स है, जो फसल है, उसको जूट बैग, जो कि हम बोरी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप की ये बोरियां होती है, जैसे कि ये 1.10B वाले पिक्चर्स में दिए गए हैं, ऐसी बोरियों में वो भर कर रखते हैं। या मेटालिक बीन्स होते हैं उसमें भरते हैं। मेटालिक बीन्स यानी कौन सी, ये ऊपर जो हम देख रहे हैं ये वाली, ये मेटालिक बीन्स है जो कि पूरी तरह से मेटल से बनी हुई है, बड़े बड़े ड्रम्स बने हैं ये, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। तो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। अब लार्ज स्केल यानी बहुत बड़ी संख्या में जब किसान को या किसी कंपनी को जब अपना अनाज है उसको स्टोर करना होता है तो वो सिलोज में करती है या ग्रैनरीज में करती है। ग्रैनरीज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गोदाम होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनको रखा जाता है एक सर्टन टेम्परेचर कंडीशन में, और यहाँ पर इनको सुरक्षित भी किया जाता है। कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं जिससे कि मॉइस्चर, ठीक है, और चूहे, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या किसी तरह का टेम्परेचर का इनके ऊपर असर ना पड़े, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये वहाँ पर स्टोर करके रखा जा सकते। ये जो होते हैं ये कंटेनर्स हैं, इनमें भी रखा जाता है, इनमें से भी नमी निकाली जाती है, ड्राई भी किया जाता है, और इनमें भी कुछ तो भी प्रोसेस किया जाता है। देन तब जाके इसको बड़े
और लार्ज स्केल पर इनको स्टोर किया जाता है। तो किस लिए स्टोर किया जाता है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, फिगर 1.10a एंड बी। तो ये क्यों स्टोर किया जाता है? इसके लिए, किसके लिए? रैट्स, इंसेक्ट, जैसे मैंने अभी और रीजंस आपको बताए उनके लिए। देखिए बच्चों, ये जो फसल होती है बहुत सारी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे थैलियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े ड्रम्स है। तो किसानों के घर तो इतने बड़े नहीं होते हैं कि ये सब चीज़ उनको वहाँ पे रखा जाए सर्टन टेम्परेचर पे। तो इनके लिए कुछ स्पेशल वेयर हाउसेस या अलग से अरेंजमेंट होता है ताकि इनको स्टोर किया जा सके प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, और जब इनकी ज़रूरत हो तो वहाँ से इनको निकाल के फिर या तो सेल आउट किया जा सके या इनको यूटिलाइज किया जा सके। तो तब तक के लिए यहाँ पर वो रहते हैं। तो ये स्टोरेज के तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हमने लास्ट पेज पर भी पढ़ा था कि ड्राइड नीम की लीव्स जो होती है वो अनाजों में डाली जाती और उनको स्टोर करने के लिए, ताकि उनमें कुछ इस तरह के पेस्ट लाइक चूहे, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, कीड़े मीड़े, इल्ली वगैरह ना हो उसमें। फॉर स्टोरिंग large quantity of grains in godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganism। जब हम अपने घरों में लाते हैं तो 4, 10, 12 बोरियां उठाकर लाते हैं, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारी हज़ारों में, 500 की संख्या में या उससे ज़्यादा की संख्या में जब ये वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है तो वहाँ पे सिर्फ नीम की पत्तियाँ ही रखने से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पर नीम की पत्तियाँ कम पड़ जाएगी और उनका उतना असर नहीं होगा। तो इसके लिए ज़्यादा असर के लिए, जल्दी फास्ट वर्किंग के लिए वहाँ पे केमिकल्स डाला जाता है। तो केमिकल्स का यूज़ करके वहाँ पे ये जो होते हैं इनको वहाँ पे यूज़ किया जाता है और स्टोर किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब बच्चों जो बेसिक प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की वो हम लोगों ने फिनिश कर ली। हमने क्या क्या देखा था? फर्स्ट देखा था हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद देखा था हमने सोविंग, फिर हमने देखा था एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर हमने देखा था इरिगेशन, फिर हमने देखा था रिमूवल ऑफ वीडीसाइड्स, हमने देखा था वीड्स को रिमूव करा, फिर हमने इरिगेशन का भी देखा था, फिर हमने हार्वेस्टिंग देखा, फिर हमने स्टोरेज का देखा। तो ये 6 और 7 टाइप की जो बेसिक प्रैक्टिसेस है ये हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर दिए। अब हम आगे नया टॉपिक देखने वाले हैं इसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें कौन कौन से फूड यहाँ पर मिलते हैं उनके बारे में एक हमें जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में ही एक्टिविटी दी है 1.3। इसके पहले हमने 2 एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, अब ये 3rd एक्टिविटी है। देखते हैं कि इस 3rd एक्टिविटी में हमें क्या वर्क दिया है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन यूर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये जो टेबल दिया है इसे आप आपकी कॉपी में उतार लीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। क्या दिया है यहाँ पे? 3 कॉलम्स दिए हैं, सीरियल नंबर्स, फूड, सोर्सेज, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 तक का दिया है। आप चाहें तो उससे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सेकेंड कॉलम में दिया है फूड कि मिल्क, ये फूड जो है मिल्क, इसका सोर्स हमें क्या है कि दूध हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सोर्सेज में लिखा है काऊ, बफेलो, शीप, गोट्स, शी कैमल्स एंड सो ऑन। यॉक का भी दूध पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो मिल्क का सोर्स है ये हमें कहाँ से मिलता है। तो इस तरह से आप और भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिट लिखा है, सॉरी मिल्क लिखा है, फिर आप यहाँ पे एग्स लिख सकते हो कि एग कहाँ से मिलते हैं। आपके लिए मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए एक अलग से टेबल बना कर रखा है, उस टेबल में आपको ये कंप्लीट सारी चीज़ें मिल जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर पेज नंबर 12 पर जो हमारी एक्टिविटी 1.3 है उसका एक टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टेबल्स आप आपकी नोटबुक में आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए फर्स्ट वाला सोर्स हमारा था मिल्क का, काऊ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल्स, इनसे हमें मिल्क मिलता है। सेकंड देखेंगे एग्स, जो कि हमें हैन, डक और गूज, और जो शतुरमुर्ग होते हैं ऑस्ट्रिच, उनसे भी मिलते हैं। हनी के बारे में शहद, जो कि हमें मधुमक्खियों से मिलता है, हनी बीज, ये भी हम एज अ फूड के तौर पे लेते हैं।
मीट हमें मिलता है गोट, हेन, डक, शिप और फिशेस से भी हमें मिलता है, मछलियों को भी हम लोग एज लेते हैं, ठीक है। फिर फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया, जो कि अभी हमने पढ़ा कि कॉड लिवर ऑयल जो हमें मिलता है वो फिश से मिलता है। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हमारे लिए अभी फिलहाल सफिशिएंट्स हैं। तो आप ये अपना एक चार्ट बनाइए बुक्स में और एक्टिविटी में आप इसको कंप्लीट करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food। अब आप लोगों ने जब ये पूरा चार्ट बना लिया है तो आप उसमें देखेंगे कि जो फूड होता है हमें सिर्फ प्लांट से ही नहीं मिलता है, प्लांट्स के अलावा कुछ एनिमल्स भी हैं जिनसे हम उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो लाइक मिल्क होता है या मीट होता है या एग्स होते हैं, वो एज अ फूड के तौर पे हम उनको यूज़ करते हैं। तो एनिमल भी हमारे एक तरह से सोर्स हुए काइंड्स ऑफ फूड के लिए। मेनी पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब बहुत से लोग हैं हमारे देश में रहते हैं जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं। कोस्टल एरिया यानी क्या कि समुद्र का किनारा। आपको पता है हमारा कंट्री जो है वो पेनिनसुला है, यानी उसके 3 साइड्स में समुद्र है, साउथ में, ठीक है, ईस्ट में और इधर नॉर्थ में जो इधर का जो है हमारा नीचे का हिस्सा है वहाँ पे। तो यहाँ का जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे खेती बाड़ी एक तरह से नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे समुद्री और समुद्र से मिलने वाली जो चीज़ें होती है उनका फूड वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप की फिशेस हैं, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, ठीक है, छोटी फिशेस है, बड़ी फिशेस है, वो वहाँ पर उसको कंज्यूम करते हैं एज अ फूड के तौर पे। मेनली वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इन अ प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। बच्चों, क्लास 7th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था साइंस के अंदर, न्यूट्रिशन इन एनिमल। वहाँ पर भी आपने देखा था कि जो फूड है अलग अलग सोर्सेस के हमें कहाँ से मिलते हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग एक्सेट्रा। हमें पता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, फसल उगाई जाती है खेतों में, वो अलग अलग बेसिक प्रैक्टिसेस, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी अलग अलग स्टेप्स में की जाती है। लाइक जैसे कि दिया है सीड्स का, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, कि बीजों का सिलेक्ट करना और फिर उनको बोना, एक्सेट्रा, इस तरह से। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with the proper food। इसी तरह से हमें जो फूड एनिमल से मिलता है, लाइक दूध हो गया, अंडे हो गए या उनका मीट हो गया, ठीक है, तो ये भी हमें एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल रेयरिंग यानी पशुपालन, रेयर्ड यानी क्या कि पालन, पशुपालन, एनिमल्स रेयरिंग, ठीक है, पशुपालन इसे हम कहेंगे। तो ये भी बड़े पैमाने पर होता है। कुछ फार्मर्स होते हैं उनके घरों में 1 या 2 एनिमल्स होते हैं दूध के हिसाब से, कुछ बकरियां भी होती हैं और कुछ मुर्गियां भी होती, ताकि उनको वो अंडे भी मिल पाए, बकरियों से दूध मिल पाए, और जो गाय या भैंसें हैं उनसे भी वो दूध मिल पाए। वो उनकी खुद की ज़रूरतों के हिसाब से होता है। लेकिन कुछ फार्मर्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा यूनिट लेकर चलते हैं, उनके पास एनिमल बहुत सारे होते हैं, लाइक कि उनके पास मान के चलिए कि 10, 20, 25, 50, 100, 200 ऐसे हैं। उन्होंने कुछ फार्मिंग खोल के रखी, गुड फार्मिंग, बफेलो फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग, काऊ फार्मिंग्स, ठीक है, या उन्होंने एक तरह से मुर्गियों का वो खोल के रखा है उन्होंने, ठीक है, कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स हम जिसको कहेंगे, वो उन्होंने ओपन करके रखा है। तो वो क्या करते हैं कि उसका बिजनेस करते हैं, उनको कलेक्ट करके वो सेल करते हैं मार्केट में। तो ये भी एक तरह से फार्मिंग ही कह ली जाएगी, इसलिए इनको बोलते हैं एनिमल्स रेयरिंग, एनिमल्स रेयर्ड, पाले जाना, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं लार्ज स्केल पर या छोटे घरों पर भी, तो इनको हमें बड़ी केयर से रखना पड़ता है ताकि ये बीमार ना हो, क्योंकि हमें इनसे फूड मिलते हैं, डेली में इनसे फूड चाहिए।
तो इनको हमें समय समय पे भोजन भी देना होता है, चारा, फिर इनकी देखरेख भी करनी पड़ती है। ये बीमार पड़ जाए तो इनके लिए हमें ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर का भी इलाज करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो ज़्यादा एनिमल्स होते हैं फार्मिंग में, जैसे शेड में, ठीक है, तो वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों का इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है और इनकी केयर लेना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर उनको बोला है कि प्रॉपर फूड, कि उनके लिए प्रॉपर खाना, शेल्टर, रहने के लिए जगह एंड केयर, और उनकी देखभाल भी करना ज़रूरी होती है। ये नहीं करेंगे तो बच्चों वो बीमार पड़ जाएंगे। एक बीमार पड़ेगा तो उसकी जो बीमारी दूसरे को लगेगी। तो इस तरह से जिस एम के लिए वो बिजनेस शुरू किया गया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। कि जब बच्चों ये बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पर किया जाता है तो इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मैंने आपको बोला कि पर्टिकुलरली 25, 20, 50, 100, 200, 300 उन्होंने गाय भैंसे पाल ली और वो दूध बेच रहे हैं डेली निकाल कर मार्केट में, या उन्होंने पोल्ट्री फार्म कर लिया जिसे वो अंडे बेच रहे हैं, ठीक है, या और भी दूसरी तरीके से वो बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने गोट फार्मिंग शुरू की है, ठीक है, या डक फार्मिंग शुरू की है, या ऑस्ट्रिच की भी फार्मिंग की जाती है उनके अंडों के लिए, या कोई मछलियां पालन भी करता है, ठीक है, फिश पॉन्ड्स बनाता है अपने खेतों में, उनको भी करता है, या कुछ लोग आजकल तो नए जो सीप में मोती आते हैं उनकी भी फार्मिंग करता है, तो वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह से फार्मिंग की ही कैटेगरी में हम उनको बोल सकते हैं। तो ये जब हम लार्ज स्केल पर करते हैं तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। चलिए, हमारे पास यहाँ पे पहेली फिर से आ चुकी है, क्या कहना चाह रही है हम इसको पढ़ने की, देखने की कोशिश करते हैं। फिश इज अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। अब बच्चों पहली यहां पर ये कहना चाह रही है कि जो फिश होती है, फिश हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होती है, गुड, अच्छी होती है। अब देखिए बच्चों, फिश जो होती है आपको पता है कि पानी में रहती है, और हमने अभी पढ़ा कि कोस्टल एरियाज़ में भी फिश पाई जाती है, वहाँ पे इसको मेन फूड का सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो नदियाँ होती है, रिवर्स, उनमें भी फिश को पकड़ा जाता है और वो फिश भी कई जगह पर खाई जाती है। मार्केट में फ़िश इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो समुद्र की जो मछलियाँ होती है वे छोटी और बड़ी दोनों तरह की होती है। जो नदी की जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आजकल डैम में भी होती है, और यहाँ तक कि जो तालाब होते हैं वहाँ पे भी फ़िश फार्मिंग की जाती है। तो पहली हमें बोलना चाह रही है कि जो फ़िश होती है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। फिश से, जो समुद्र के अंदर जो फ़िश पाई जाती है, जो बड़ी होती है, बड़े आकार की फ़िश होती है, उनको जब पकड़ा जाता है तो उनका जो लीवर होता है उसमें कुछ एक ऑयल होता है। उस ऑयल को हम एज अ मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस ऑयल में जो होता है, जिसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, तो उसके अंदर विटामिन डी हमें ज़्यादा मिलता है। विटामिन डी बच्चों आपने पढ़ा है लास्ट ईयर के प्रीवियस चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, कि ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है और दूसरी जो चीज़ें वहाँ से मिलते हैं। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे अंदर क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है, ये आप अच्छे से अवेयर हैं इस बारे में। तो हमें जो फिशेस हैं और दूसरी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर हमें इनकी ओर से भी कई सारे हेल्थ से रिलेटेड जो कि हमें बेनिफिट दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से अब फिनिश हो चुका है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में हर एक वह जानकारी देने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आपने ये चैप्टर पूरी तरह से समझ लिया हो। आइए एक शुरू से हम एक थोड़ा सा रिकैप हम कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो फर्स्ट हमने देखा था उसमें हमने यहाँ पे क्रॉप की डेफिनेशन देखी थी कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट वन प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। हमने दो क्रॉप्स देखे थे, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। बेसिक प्रैक्टिस हमने यहाँ पर देखी थी कि अलग अलग प्रैक्टिसेस क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये हमने यहाँ पर देखे थे। और हर एक बेसिक प्रैक्टिस का हमने यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ट्रेडिशनल टूल्स,
मॉडर्न टूल्स भी हमने यहाँ पर देखी थी, कुछ एक्टिविटी हमने यहाँ पर अलग से करने की कोशिश की थी, वो एक्टिविटीज़ भी आपने की है। मैन्यूअर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, फर्टिलाइजर्स उनके क्या है, फिर हमने यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 की। ठीक है, एक्टिविटीज़ में हमने यहाँ पे ये देखा कि किस कंटेनर में हम लोगों ने जो है अच्छी क्वालिटी को क्रॉप ग्रो कर पाए हैं। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा था फर्टिलाइजर्स मैन्यूअर का, 4 तरह के डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ पर देखे, एडवांटेज देखे हमने मैन्यूअर के। इरिगेशंस के बारे में देखा, इरिगेशन में हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन भी देखी हमने, और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जिसमें स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम को भी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। फिर हमने वीड्स के बारे में देखा, वीड्स क्या होती हैं, उनको क्यों निकालना ज़रूरी होती है, और वीड्स नहीं निकाली जाए तो क्या होता है। इसके साथ में हमने हार्वेस्टिंग देखी, यहाँ पे हार्वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के अलावा और भी हमने यहाँ पे देखे थे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने इसको देखा। फिर दिन स्टोरेज को देखा, विनोविंग को देखा हमने यहाँ पे। ठीक है, ग्रेनरीज हमने यहाँ पे देखे जो कि बड़े बड़े होते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा था सिलोज देखे थे हमने यहाँ पे। फिर एक और मैंने आपके लिए यहाँ पे किया कि सिलोज क्या होते हैं, फिर एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए, इसको बार बार यदि आप वीडियो को देखना चाहें तो आप इसको देख कर करें। अब इस चैप्टर की जो आगे की हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें कवर करेंगे।